बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे जमीन मकान, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। बिहार के इन 4 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। G20 के डिनर पार्टी में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी से हुई मुलाकात, जाने क्या हुई बात, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश के दिल्ली दौरे पर गरमाई सियासत, जेडीयू का दो टूक बयान, सीट शेयरिंग विवाद पर भी सुना दी खरी खरी। एनडीए से गठबंधन तोड़ना नीतीश कुमार का अपराध, हरी सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के साधा निशाना। सरकार का हर दावा फेल, भागलपुर में कोरोना से बड़ा संकट बनता जा रहा है डेंगू, शाहनवाज हुसैन ने स्वास्थ्य विभाग को दी चेतावनी। नीतीश तेजस्वी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा, शिक्षा के बाद अब इस विभाग में होगी बम्पर बहाली। एक्शन में तेजस्वी यादव, हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर के मंत्री ने अधिकारियों की लगाई क्लास, कहा बताइए कहां हुआ बदलाव। 80% बड़े कैंसर के मौत के मामले, सबसे ज्यादा चपेट में रहे 50 साल से कम उम्र के लोग। बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से पहले जान ले ये बात, डेंगू को लेकर के हेल्थ एडवाइजरी जारी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करना होगा अप्लाई, साथ रखे ये डॉक्यूमेंट्स, समझे पूरी प्रक्रिया। G20 समारोह में मेहमानों को नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाते पीएम मोदी, देखिए तस्वीर। AI टेक्निक वाले कैमरे से पकड़े जा रहे हैं बदमाश, यूपी पंजाब बिहार के बाद अब राजस्थान करेगा यूज, जाने ये कैसे करता है काम। आप बन सकते हैं लखपति, बिहार में इस तरीके की बनाए रील, मिलेगा 1 लाख रुपए तक का इनाम। बिहार पुलिस का काला कारनामा, नकली सोना की तस्करी करते धराया, खुले बड़े राज। जातीय जनगणना को भाजपा के 80-20 गणित का प्रभावी जवाब मानते हैं आरजेडी जेडीयू। बिहार में कैसी शराबबंदी, सिविल सर्जन कार्यालय में चल रही थी शराब पार्टी, एक गिरफ्तार। कृषि विभाग में बीओ के 866 रिक्त पदों पर भर्ती, शुरू होने वाले हैं आवेदन, जाने क्या है पूरी प्रक्रिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को बताया नियाजी, कहा 2024 में इंडिया के सामने बीजेपी कुनबे के साथ करेंगे सरेंडर। लालू यादव ने गुजरात मॉडल पर उठाया सवाल, कुपोषण के आंकड़े दिखा करके बीजेपी को घेरा। नीतीश के मंत्री ने G20 समिट को बताया समय की बर्बादी, बीजेपी बोली पता है G20 सम्मेलन क्या है। बिहार में शिक्षकों की एक और बहाली की तैयारी शुरू, अतिथि शिक्षक भी बनाए जाएंगे, जाने कब आएगा विज्ञापन। बिहार के पटना पूर्णिया समेत 9 जिलों में मिलेगी फ्री कोचिंग। दोस्तों अब बात विस्तार से करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित G20 के डिनर पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। यह जानकारी के मुताबिक इस पार्टी के दौरान
पीएम मोदी से भी सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। आपको बता दूं कि एनडीए से अलग होने के बाद ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। इससे पहले मई 2022 में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात बिहार विधानसभा के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। गौरतलब है कि इस डिनर पार्टी में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में डिनर पार्टी के लिए जिस स्थान पर खड़े होकर के G20 प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड में प्राचीन नालंदा महाविहार की तस्वीर लगी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी G20 के कुछ नेताओं को नालंदा यूनिवर्सिटी के महत्व को बताते हुए भी दिखे, जब वे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी इस यूनिवर्सिटी की महत्ता बताते हुए दिखे। दोस्तों बात करते हैं कि देश में डेंगू की बीमारी अपना पैर पसारे जा रहा है, जहां अब तक कई लोग इसके चपेट में आ भी चुके हैं। जहां वहीं भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की उदासीनता पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि भागलपुर डेंगू बीमारी का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जी हॉटस्पॉट बन गया है, हर दिन दर्जनों केस सामने आ रहे हैं, फिर भी जिला प्रशासन इस पर सख्त कदम नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू बीमारी से कई लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए ये काफी काम की खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जा रहे शिक्षकों की बहाली के बाद अब जल संसाधन विभाग में बड़ी बहाली आने वाली है। दरअसल जल संसाधन विभाग ने अपने अंदर खाली पड़े पदों की निगरानी गिनती शुरू कर दी है। इसको लेकर के सभी मुख्य अभियंताओं को विभाग में खाली पड़े पदों की जानकारी इकट्ठा करके वरीय पदाधिकारियों को रिपोर्ट पेश करने का जिम्मेदारी दिया गया है। इसके बाद विभाग आगे की प्रक्रिया में जुट जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग के अवर सचिव ने सभी मुख्य अभियंताओं को एक पत्र भेजा है, इसमें उन्होंने क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न पदों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। इसके तहत उन्हें सभी प्रकार के पदों की जानकारी देनी है। दोस्तों बात करते हैं कि सब्जियों के दामों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है, जहां वहीं अब दाल चीनी के भाव उछाल मारने लगे हैं। यह दाल और फिर चीनी के दाम एक पखवाड़े से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। त्योहारी सीजन में दाल के भाव तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक पखवाड़े के अंदर दालों के भाव में 10 से लेकर के 20 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा उछाल अरहर के दाल की कीमतों में आया है, जो एक पखवाड़े में 130 से बढ़कर के 170 रुपये प्रति किलोग्राम की बिक रही है। इसकी कीमतों में 40 रुपये तक का उछाल आया है। इसी तरीके से चना, उड़द, मूंग की दाल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। चीनी के 50 किलोग्राम बैग के दाम 1930 से चढ़कर के 2020 पर पहुंच गए हैं। उधर सब्जियों में टमाटर के भाव कम हुए हैं, लेकिन अभी भी ये 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहा है। लौकी, तुराई, शिमला मिर्च, अरवी के भाव में भी 30 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बने हुए हैं। हालांकि आलू के भाव काफी दिनों से 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बने हुए हैं, यानी कि आलू 20 रुपये किलोग्राम पर ही बिक रहे हैं। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही महंगाई बढ़ गई है, जहां सब्जी के दाम, दालों की कीमतें बढ़ गई है। अभी तक रसोई में टमाटर गायब थे, अब दालों का प्रयोग कम किया जा रहा है। जब रसोई का संचालन सूझबूझ के साथ करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि कौन सा आइटम कम और फिर कौन सा आइटम ज्यादा बनाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य की 38% आबादी अल्प पोषित है और ग्रामीण गुजरात की आधी आबादी पोषण से वंचित है, जबकि दशकों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेरा है। जब लालू प्रसाद यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि जुलाई में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 38% आबादी अल्प पोषित है। ग्रामीण गुजरात की लगभग आधी आबादी पोषण से वंचित है। दशकों से गुजरात में बीजेपी सरकार है, यही इनका गुजरात मॉडल है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत G20 की मेजबानी इस साल कर रहा है, जहां इस दौरान शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भारत मंडपम में रात्र भोज का आयोजन किया गया था। जहां इस भोज में शामिल होने के लिए राज्यों के सीएम को भी आमंत्रित किया गया था। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भोज में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। G20 समारोह स्थल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। जब भारत मंडपम में नटराज की भव्य मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी, जहाँ अष्ट धातु की बनी ये मूर्ति
27 फीट लंबी है और फिर इसका वजन 18 टन है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे तो फिर उनकी मुलाकात प्रदेश के अन्य नेताओं से भी हुई, जहां इनमें बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे, जिनसे सीएम नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी साथ रहे। इसकी तस्वीरें सामने आई है। एनडीए से अलग होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की पहली मुलाकात है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने एक बयान से सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने ताजा बयान में पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है। जब मंत्री ने कहा है कि इस्लाम के संपादक पैगंबर मोहम्मद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो एक सांस्कृतिक वाक्यांश है जिसका अनुवाद पूर्ण पुरुष होता है। जब उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के एक कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। कार्यक्रम में बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जब दुनिया में शैतानवाद बढ़ गया, विश्वास समाप्त हो गया, बेईमान लोग और शैतान चारों ओर थे, तब मध्य एशिया के क्षेत्र में विश्वास लाने के लिए भगवान ने महान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम पैगंबर मोहम्मद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्माण किया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता ने कहा है कि इस्लाम विश्वासियों के लिए आया है, यह इस्लाम बेईमानों के खिलाफ आया है, इस्लाम बुराइयों के खिलाफ आया है। दोस्तों, बात करते हैं कि भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा ओपी के मुरली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर प्यार में पागल दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। विवाहिता आधार कार्ड बनवाने के बहाने घर से निकली और फिर मौका देकर के प्रेमी के साथ फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी ब्रजेश कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देते हुए लिखा है कि सुषमा देवी से उसने प्रेम विवाह 8 साल पहले की थी, जिससे उनको 2 बच्चे भी हुए। पत्नी सुषमा देवी फेसबुक के माध्यम से रील बनाती थी। जब फेसबुक पर ही पटना के एक लड़के से उसको प्यार हो गया और फिर वे 5 सितंबर को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया है कि 5 सितंबर को सुबह दोनों बच्चों को खाना खिलाकर के स्कूल भेज दिया, हमें भी काम पर भेज दिया। वही पत्नी सुषमा देवी पड़ोसी को ये कहकर के बाहर निकली कि वह आधार कार्ड बनवाने जा रही है और वह स्कूल से ही दोनों बच्चों को लेकर के फरार हो गई। जब वह अपने साथ 7,000 रुपये जेवर और फिर सर्टिफिकेट लेकर के गई है। उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी पटना के प्रभास कुमार के साथ फेसबुक पर बात करती थी। कई बार बातचीत करते हुए पकड़ लिया था तो फिर पत्नी के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद पत्नी सुषमा देवी ने प्रभास कुमार से बातचीत न करने की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी वह बातचीत करती रही और फिर 5 सितंबर को वह मौका देकर के प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पीड़ित पति मुरली निवासी ब्रजेश कुमार सिंह के आवेदन पर पुलिस ने रंगरा ओपी में मामला दर्ज करा लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आने वाले समय में होने वाले भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर या फिर नवंबर में नई बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई। जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े शिक्षकों के सभी पद जल्द भरने के लिए निर्देश दिए हैं। ये भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद शिक्षक नियोजन की एक और तैयारी कराएं। हर हाल में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। सीएम हाउस में हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया। इसके अलावा इन मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो भी निर्देश दिए गए थे उनके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फरमान सामने आया है। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को सभी जिलों के डीओ और डीपीओ के साथ हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में विद्यालय में बच्चों से स्कूल के मुख्य द्वार के ताले नहीं खुलवाए जाए।
के पाठक ने कहा कि विद्यालयों के मॉनिटरिंग के क्रम में कई जगह से ये जानकारी सामने आई है कि स्कूल के मुख्य द्वार और स्कूल के कमरों के ताले छात्रों से खुलवाए जाते हैं। के पाठक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूलों के ताले बच्चों से खुलवाया जाना ये गंभीर मुद्दा है। आगे से इस प्रकार की इन्हें शिकायत मिलती है तो फिर स्कूल के प्रधानाचार्य और फिर संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के गेट और फिर कमरों के ताले कार्यरत परिचारी, लिपिक अथवा प्राधिकृत शिक्षक के द्वारा ही खुलवाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया समेत 9 जिलों में छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग की सुविधा मिलेगी। यह खबर के अनुसार फ्री कोचिंग के लिए लिखित परीक्षा 17 सितंबर को होगी और इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर युवाओं को इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की फ्री कोचिंग दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस फ्री कोचिंग में एक्सपर्ट टीचर्स जिन्हें देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है वह पढ़ाएंगे। एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से बिहार के 9 जिलों में बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेगी। इसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन लिए गए थे। जिन जिलों में फ्री कोचिंग की सुविधा मिलेगी वह है पटना, पूर्णिया, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर। इन जिलों में इंजीनियरिंग मेडिकल की फ्री कोचिंग दी जाएगी। जहां अधिक जानकारी के लिए BSEB की वेबसाइट पर आप विजिट करें, वहां से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकारी स्कूलों में जिन बच्चों की उपस्थिति 75% या फिर उससे ज़्यादा है, उन बच्चों को सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। खबर के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के साथ साथ मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना समेत अन्य कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिलों को विभिन्न योजनाओं के तहत 4,380 करोड़ की राशि आवंटित की है। इस पैसे से सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। सीधे उनके बैंक अकाउंट में राशि भेजी जाएगी। कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों को 600 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 700 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 600 रुपये और फिर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 700 रुपये मिलेंगे। छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक की छात्राओं को 600 रुपये और फिर कक्षा 5 से 6 तक की छात्राओं को 1200 रुपये मिलेंगे, जबकि कक्षा 7 से 8 तक की छात्राओं को 1800 रुपये की राशि मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि छठ पर अगर आप मुंबई, सूरत, अहमदाबाद से बिहार आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक छठ पर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद से बिहार आने वाले यात्री ट्रेन में फुल हो गई है, जिससे लोगों को वेटिंग टिकट मिल रही है। आपको बता दें कि इस साल दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर को, जबकि छठ का त्यौहार 17 से 20 तक मनाया जाएगा। ऐसे में मुंबई, सूरत, अहमदाबाद से बड़ी संख्या में लोग बिहार आने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे ट्रेनों के टिकट फुल हो गए हैं। खबर के अनुसार अब दीपावली, छठ पर घर जाने के लिए लोगों को स्पेशल ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल हर साल रेलवे के द्वारा यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दीपावली, छठ पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। रेलवे जल्द इसका ऐलान करेगा। जहां वहीं छठ के अवसर पर घर आने के लिए रेलवे की टिकट फुल होने से लोग फ्लाइट्स की बुकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण इस रूट पर फ्लाइट का टिकट आसमान छूने लगा है। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद से पटना का फ्लाइट टिकट 20,000 के पार चला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में फल की खेती करने के लिए सरकार के द्वारा 45,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जहां खबर के अनुसार पपीता की खेती पर नीतीश सरकार बिहार में 75% सब्सिडी दे रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा इकाई लागत 60,000 रुपये तक तय किया गया है, यानी कि इस इकाई लागत पर किसानों को 45,000 रुपये सरकार के द्वारा मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में पपीता की खेती करने के इच्छुक किसान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां इससे किसान की अच्छी कमाई होगी। साथ ही साथ पपीता की खेती से राज्य के यानी कि बिहार के किसान अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। आवेदन करने के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात की जाए तो इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, जमीन की रसीद, पहचान पत्र, फोटो और फिर बैंक पासबुक आदि होनी चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप आइसक्रीम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो फिर आप बिहार सरकार से आर्थिक मदद लेकर के इसे लगा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई तरीके की यूनिट को लगाने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार बिहार के लोग आइसक्रीम फैक्ट्री के साथ साथ आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, जैम, जेली और सॉस उत्पादन, बेकरी उत्पादन, फलों के जूस की इकाई, मधु प्रसंस्करण, मखाना प्रोसेसिंग, मसाला उत्पादन आदि की इकाई लगाने के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि में 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए पर ब्याज दिया जाएगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप विजिट करें। जहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उद्योग विभाग की वेबसाइट पर 15 सितंबर 2023 से शुरू होगा, जो 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। इस अवधि में यानी कि इस बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी यानी कि बीओ एवं समक्ष अधिकारी के 866 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से शुरू होगी। इसे लेकर के कृषि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग बीपीसी को कृषि विभाग की अधिसूचना के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने की अनुशंसा करेगा। इसमें 292 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही बीओ नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के तहत नियुक्ति होगी। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी ही को ही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। जी हाँ, राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या में चल रही बैठक में ये फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा शुरू होगी। आपको बता दें कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन राम मंदिर की कई तस्वीरें अयोध्या से सामने आ चुकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय अक्सर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ अपडेट और फिर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। आपको बता दूं कि अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम के विराजमान होने का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर उद्घाटन का राम के भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए वहां पहुंच सकते हैं। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की तरफ से देश भर के धर्माचार्यों के अलावा दुनिया के 160 देशों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। इससे पहले चंपत राय कह चुके हैं कि ट्रस्ट अयोध्या के सभी प्रमुख मठों के संतों को भी न्योता भेजेगा, जब 25,000 संत और फिर 10,000 खास मेहमानों से अलग होंगे, जो राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। चंपत राय के मुताबिक ट्रस्ट उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आधार और मोबाइल नंबर से जुड़े हुए जमीन मकान फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जब बिहार में शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक के जितने भी जमीन के प्लॉट और मकान हैं, अब उसे इसका कागजी मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के आधार और फिर मोबाइल नंबर से लिंक होगा। यह भूमि एवं राजस्व विभाग के निर्देश के बाद बड़ी तेजी के साथ राज्य के यानी कि बिहार के विभिन्न जिलों में इसका काम शुरू हो गया है। अंचल और राजस्व ग्राम स्तर पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फिर मोबाइल नंबर लेकर के लिंक करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए राजस्व कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में नगर निगम भी प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन करने के साथ प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का मोबाइल और फिर आधार नंबर को लिंक कर रहा है, ताकि लोग घर बैठे अपने प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। यह टैक्स बकाया से लेकर के प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी मिनटों में पता चल जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब कोई भी व्यक्ति मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की सहमति बिना जमीन की ना तो कोई रजिस्ट्री करा सकता है और ना ही अंचल स्तर पर इसका जमाबंदी कायम होगा। जानकार बताते हैं कि आने वाले समय में जमीन की खरीद बिक्री और फिर जमाबंदी जो फर्जीवाड़े होता है, इस पर लगाम लगेगी। जमीन व मकान की रजिस्ट्री में पहले ही राज्य सरकार आधार और फिर मोबाइल नंबर को अनिवार्य कर चुकी है। जब बीते 1 साल में जितनी भी जमीन और फिर मकान की रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार होता है, उसमें आधार और फिर मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज होती है। जब बिना आधार और मोबाइल नंबर कोई भी जमीन और मकान की रजिस्ट्री नहीं होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पहले से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को विभिन्न योजना का लाभ देने की तैयारी हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और प्रोत्साहन राशि समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर तक सभी 80,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं एवं उनसे संबंधित आंकड़ों की एंट्री मेधा सॉफ्ट पोर्टल में करने का आदेश सभी जिलों को दिया गया है। छात्र छात्राओं के खाते में उनसे संबंधित सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के तहत भेजी जाएगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके मुताबिक 30 सितंबर तक 75% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं के नाम के सामने यस एवं बाकी के नाम के सामने नो टिक लगाने के बाद उसके प्रिंट आउट लिए जाएंगे। उसकी एक प्रति विद्यालय में रखी जाएगी। दूसरी प्रति प्राथमिक मध्य विद्यालयों के मामलों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जो 5 अक्टूबर तक इसे सत्यापन करते हुए योजना लेखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अग्रसित करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि 21वीं सदी सोशल मीडिया की है, जहां आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखा जाता है, जहां सस्ते इंटरनेट के कारण पब्लिक भी इसका जम करके लाभ उठा रही है। जब कुछ लोगों में सोशल मीडिया की साइट्स की समझ इतनी विकसित हो चुकी है कि वे वीडियो और फिर रील्स अपलोड करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। जब लोग छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके लोकप्रियता भी हासिल कर रहे हैं। जब लोग दिन भर की कोई भी दिनचर्या, चाहे वो सो रहे हो या फिर मंदिर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या फिर रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खा रहे हो, हर वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए बिहार सरकार एक योजना लेकर के आई है, जिसके तहत रील बनाने वाले लोगों को लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप रील बना करके बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इनाम पाने की प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि बिहार पर्यटन विभाग की इस नई योजना के अनुसार यदि आप बिहार के पर्यटन स्थलों, खान पान, संस्कृति से जुड़ी हुई रील बनाते हैं तो फिर आप 1 लाख रुपए तक का इनाम प्राप्त कर सकते हैं। जब पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इस अवधि में आप बिहार के खान पान, पर्यटन स्थलों और फिर बिहार की संस्कृति से जुड़ी हुई रील बना करके लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की इनामी राशि और फिर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार में 50,000 रुपए की राशि और तृतीय पुरस्कार में 25,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। वहीं 7वां पुरस्कार के रूप में 10 प्रतिभागियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यह पर्यटन विभाग के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। प्रतियोगिता 1 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक चलेगी। आप अपनी रील बना करके पर्यटन विभाग की वेबसाइट www.tourism.bihar.gov.in पर पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर जा करके पंजीकरण कर सकते हैं। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को अपना नाम, जन्मतिथि, घर का पता, ईमेल और फिर मोबाइल नंबर देना होगा। इसके अलावा एक ID भी जमा करनी होगी। सबसे जरूरी यह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने की न्यूनतम आयु 12 साल है। रील बनाते समय वीडियो में राष्ट्र विरोधी, जाति, धर्म, पंथ या फिर लिंग के संबंध में कोई भी अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक, असामाजिक भेदभाव टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, न ही किसी कानून का उल्लंघन करने वाला होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में बादलों की सक्रियता बनी हुई है। इसके प्रभाव से कहीं हल्की फुल्की तो फिर कहीं भारी बारिश हो रही है। जब वही बादलों की सक्रियता को लेकर के मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला शामिल है, जबकि पटना सहित बिहार के बचे हुए हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना बताई गई है। हालांकि इस बीच उमस वाली गर्मी बीच बीच में लोगों को परेशान करेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम बिहार में 1-2 जगहों पर वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जब पटना में सुबह छिटपुट बूंदाबूंदी के बाद दोपहर बाद शाम 5 बजे से 5:30 बजे के बीच 18 मिलीमीटर बारिश हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले पर अब जेडीयू ने दो टूक बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार G20 के डिनर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली गए हुए थे, लिहाजा इस मुद्दे पर राजनीति सियासी रंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जेडीयू ने इस दौरे पर सियासत करने वाले दलों पर सीधा प्रहार किया है और कहा है कि अगर किसी को भी ये सियासी कार्यक्रम लग रहा है तो फिर निश्चित तौर पर उसमें राजनीति के लायक अल्प बुद्धि भी नहीं है। जब वहीं बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और फिर भाकपा माले द्वारा की जा रही मांग पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यहां कोई विवाद नहीं है, जहां उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला मिल बैठ करके आराम से तय होने वाला है, लिहाजा बीजेपी अपने बारे में सोचें। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, एनडीए में किसको कितना सीट मिल रहे हैं, ये बीजेपी बताएं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर के नीतीश कुमार का अपराध बताया है। हरी सहनी ने बख्तियारपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में कहा है कि सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि पहली बार किसी मल्लाह के पुत्र को भाजपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। यह सभी का सहयोग और फिर आशीर्वाद मिला तो फिर बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जब भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है, यही कारण है कि चाय बेचने वाले पीएम और मांस मारने वालों का बेटा प्रतिपक्ष का नेता बन गया है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव स्वास्थ्य में सुधार को लेकर के लगातार एक्शन मोड में नजर आते हैं। तेजस्वी यादव अपने विभाग में किसी तरीके के कोई भी कोताही बरतने के मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब अखबारों की खबर देखकर ही भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनकी विभाग के अधिकारियों ने राज्य के अस्पतालों में हुए बदलाव की तस्वीर को दिखाते हुए तारीफ करने लगे तो अखबारों की कतरने को दिखाते हुए पूछा है कि क्या यही बदलाव है? अगर बदलाव हुआ होता तो फिर ये अखबार कैसे छप रही है? तेजस्वी यादव ने मुख्य रूप से जमुई सदर अस्पताल में एक मरीज को कैथेटर के बदले बोतल लगाने के मामले में जवाब तलब किया है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने विभाग के पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का आप लोग नियमित और फिर औचक निरीक्षण करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अगर किसी दिन अस्पताल पहुंच गए तो फिर आप लोगों की गनीमत नहीं होगी। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए चलाए गए मिशन परिवर्तन की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बैठक में ये पाया गया है कि मिशन परिवर्तन की गति में ठहराव आ गया है। इसके बाद तेजस्वी यादव एक्शन में नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी महीने में 2 से 3 बार जाकर के मेडिकल कॉलेज का एक्शन करें ताकि मरीजों का सही ढंग से इलाज हो सके। इधर तेजस्वी यादव ने डेंगू को लेकर भी समीक्षा भी की है। उन्होंने बताया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में 25-25 वार्ड का डेंगू अस्पताल तैयार किया गया है। डेंगू मरीज के लिए सभी प्रकार की दवा है और फिर उचित व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल डेंगू के कारण कहीं से भी कोई भी जान जाने का मामला सामने नहीं आया है। दोस्तों बात करते हैं कि एक बड़े रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में कैंसर से पीड़ित 50 साल से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 3 दशकों की अवधि में लगभग 80% बढ़ गई है। जहाँ स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और फिर चीन के हांगझू में झेंगियान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा किए गए एक वैश्विक रिसर्च में पाया गया है कि 2019 में शुरुआती कैंसर के मामले में 1.82 मिलियन से बढ़कर के 3.36 मिलियन हो गया है। ये वाकई बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है। जहाँ साथ ही इस रिसर्च ने कई देशों के माथे पर चिंता की शिकन ला दी है। दरअसल इस रिसर्च में 204 देशों को शामिल किया गया और 29 प्रकार के कैंसर को शामिल किया गया। इसमें पता चला है कि सबसे अधिक वृद्धि स्तन कैंसर में देखी गई है, जो सबसे बड़ी संख्या में मामलों में और फिर संबंधित जान जाने का जिम्मेदार है। हालांकि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्रारंभिक शुरुआत वाले श्वास नली और फिर प्रोस्टेट कैंसर के मामले में 1990 और 2019 के बीच सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। प्रारंभिक शुरुआत वाले लीवर कैंसर के मामले में 2.88% की अनुमानित वार्षिक कमी देखी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप कोई भी गाड़ी या फिर 2 व्हीलर चलाना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बिना आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, यानी कि आपका चालान हो सकता है। जैसे आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने से पहले ये समझ लें कि ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके भारत का अस्थायी नागरिक होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि बिना गियर वाले ड्राइवर के लिए 16 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या आपकी फैमिली इसके लिए तैयार है। ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ खास डॉक्यूमेंट्स पर होमवर्क करके लेना चाहिए। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और फिर मार्कशीट
जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि होना चाहिए। जब पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए, सिग्नेचर, लर्निंग लाइसेंस नंबर और फिर मोबाइल नंबर तैयार रहना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। जब लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.sarthi.parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ये लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जहां सम्मेलन के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रात्रि भोजन का आयोजन किया गया था। डिनर के पहले सीएम पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच पर अतिथियों का स्वागत किया। पीएम मोदी जिस जगह पर खड़े थे वहां पृष्ठभूमि में बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दिख रहा था, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत G20 के कुछ नेताओं को विश्वविद्यालयों का महत्व बताया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। जेडीयू और आरजेडी सहित कई राजनीतिक दलों ने कहा है कि सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए नीतियां बनाने में बेहतर स्थिति में होगी, लेकिन कुल मिलाकर के इसे भगवा पार्टी के खिलाफ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 80% वोट शेयर वाले हिंदू मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की भगवा पार्टी की चुनावी चाल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाभ दिलाया है। बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस और वामपंथी दल इस सर्वेक्षण को भाजपा के 80-20 गणित से मुकाबला करने के एक प्रभावशाली हथियार के रूप में देख रहे हैं, जहां बिहार की सामाजिक संरचना के अनुसार उच्च जाति के मतदाताओं को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और विपक्षी दल भी इससे इनकार नहीं करते हैं। बिहार में ब्राह्मण, भूमिहार और फिर राजपूत जैसे उच्च जातियों की तुलना में ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम बड़ी संख्या में है, जब मोटे तौर पर राज्य में 19% ऊंची जाति, 16% दलित और 17% मुस्लिम, 16% यादव और 38% ओबीसी और ईबीसी मतदाता है। राजनीतिक नेता दावा कर रहे हैं कि सर्वेक्षण से राजद, जदयू, वाम दलों और फिर कांग्रेस को भाजपा की तुलना में अधिक फायदा होगा, जैसे उच्च जाति और व्यापारी समुदाय का समर्थन प्राप्त है। यदि भाजपा ओबीसी, ईबीसी, यादव उम्मीदवारों को टिकट देती है तो फिर मतदाताओं के मन में विश्वास की कमी का एक कारक होगा। वह भाजपा से ज़्यादा राजद, जदयू, वामपंथी और फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे। इससे पहले जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उस समय बिहार, झारखंड और ओडिशा एक थे। जब देश को आज़ादी मिलने के बाद बिहार में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। 1990 से पहले केदार पांडे, बिंदेश्वरी डुबे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और फिर भागवत झा आज़ाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भूमिहार नेता कृष्ण सिंह थे, जहाँ उनके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार में नेता बनकर के उभरे। जब उस समय राज्य में यानी कि बिहार में भारी सामाजिक असमानता थी। लालू प्रसाद जिनकी राजनीति पिछड़े वर्ग के लोगों पर आधारित थी, उन्हें राज्य में उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आवाज़ दी। इसीलिए लालू प्रसाद को राज्य में यानी कि बिहार में सामाजिक न्याय का नेता माना जाता है। नीतीश कुमार भी पिछड़ी जाति से आते हैं और फिर जानते हैं कि बीजेपी के कोर वोटर ऊंची जाति के हैं। आपको बता दूं कि यादवों को राजद का मुख्य मतदाता माना जाता है। इसमें अधिकतम 35 यादव विधायक हैं, एक कांग्रेस के 1, सीपीएम के 1, सीपीआई एमएल के 2, बीजेपी के 7, जेडीयू के 5 और फिर वीआईपी के 1 विधायक है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राजद के यादव वो विधायकों की संख्या 7 कम हो गई है, जहां उस समय 42 विधायक चुने गए थे। हाल ही में नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में आरक्षण का समर्थन किया था। जहां मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि हम अपने ही साथी मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था के पीछे रखते हैं। हमने उनकी परवाह नहीं की है और फिर ये लगभग 2000 वर्षों तक जारी रहा। जब तक कि हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते हैं, कुछ सामाजिक उपाय करने होंगे। आरक्षण इनमें से एक है। आरक्षण होना चाहिए। ये बात तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा भेदभाव है। आरएसएस संविधान में दिए गए आरक्षण का पूरा समर्थन करता है। मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद जीवन भर हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण की वकालत करते रहे हैं। मोहन भागवत ही है जिन्होंने 2015 में सार्वजनिक बयान दिया था कि आरक्षण पर पूर्ण विचार की जरूरत है। अपने ही बयान का खंडन कर रहे हैं। वे आरक्षण समर्थक टिप्पणियां कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 2024 के चुनाव में भाजपा की हार का एहसास हो गया है। जब कोई भी उनके शब्दों को स्वीकार नहीं करेगा। उनका बयान बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण का मुकाबला करने के लिए राजनीति से प्रेरित है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।